नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तां। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तां 21वीं सदी के भारत के पहले जुडिशली एग्जीक्यूटेड रेपिस्ट और मर्डरर धनंजय चैटर्जी की। हाँ, ये नाम सुनते ही एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ जाती है। धनंजय चैटर्जी, एक ऐसा केस जो मुझे याद है 2004 में पूरे देश में हर तरफ बस यही बात थी। कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी हुई थी। और विक्टिम एक बहुत ही यंग लड़की थी, हेतल पारेख, सिर्फ 18 साल की स्कूल स्टूडेंट। हाँ, चार्ज था रेप और मर्डर का। और जो बात सबसे ज्यादा चिलिंग है वो ये कि उसे फांसी उसी दिन दी गई जिस दिन उसका 39th बर्थडे था, 14 अगस्त 2004। बर्थडे के दिन मौत की सजा। क्या आयरनी है, सोच के देखो। बिल्कुल, और ये कोई आम एग्जीक्यूशन नहीं था, ये 21st सेंचुरी में इंडिया की पहली जुडिशियल एग्जीक्यूशन थी। मतलब नए मिलेनियम की पहली फांसी। और वेस्ट बंगाल में तो क्या कहते हैं 1991 के बाद, यानी करीब 13 साल के गैप के बाद किसी को फांसी दी जा रही थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी। हाँ, और इस केस में इतने ट्विस्ट्स हैं, इतने अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं कि आज भी इस पर डिबेट होती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम पर, मीडिया के रोल पर, सोसाइटी पर बहुत सारे सवाल उठाती है। सही कहा। चलो आज इसकी गहराइयों में उतरते हैं, कोशिश करते हैं इसकी परतों को खोलने की। तो सबसे पहला सवाल, ये धनंजय चैटर्जी था कौन? इसका बैकग्राउंड क्या था? हाँ देखो, वो वेस्ट बंगाल के ही एक छोटे से गांव कुलूड़ी का रहने वाला था। बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गांव। कोई बहुत अमीर या पढ़ा लिखा बैकग्राउंड नहीं था। और कलकत्ता में क्या कर रहा था? रोजगार के लिए आया था, जैसे बहुत लोग आते हैं, और यहाँ एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था। एक सिक्योरिटी गार्ड था आनंद अपार्टमेंट्स में, जहाँ विक्टिम रहती थी। अच्छा, उसी बिल्डिंग में? हाँ, उसकी बिल्डिंग में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। हेतल पारे केस में अरेस्ट होने से सिर्फ 8 महीने पहले उसकी शादी हुई थी पूर्णिमा नाम की लड़की से। सिर्फ 8 महीने पहले? वाह! और फिर अरेस्ट हो गया बेचारी पूर्णिमा। और सुनो, उसने पूर्णिमा से झूठ बोला था अपनी नौकरी के बारे में। उसने कहा था कि वो बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। क्या? बीएसएफ? सिक्योरिटी गार्ड से सीधा बीएसएफ? इतना बड़ा झूठ क्यों? शायद एक बेहतर इमेज बनाने के लिए। शादी करनी थी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शायद उतनी प्रेस्टिजियस ना लगी वो बताने में। रियलिटी तो यही थी कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। और पूर्णिमा का क्या हुआ फिर, धनंजय की फांसी के बाद? उसकी जिंदगी तो पूरी तरह बदल गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो एक आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम करती रही, महीने के सिर्फ 1200 रुपए कमा रही थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसने दोबारा शादी नहीं की? नहीं, उसने मना कर दिया। और धनंजय का परिवार, पूर्णिमा के पेरेंट्स, सब लोग आखिर तक उसके साथ खड़े रहे। उनका स्ट्रांगली ये मानना था कि धनंजय बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। ये फैमिली का सपोर्ट भी एक एंगल है इसमें। अब विक्टिम के बारे में थोड़ा बताओ। हेतल परेख। हेतल परेख सिर्फ 18 साल की थी। वेलन गोल्डस्मिथ स्कूल की स्टूडेंट थी। आईसीएसई एग्जाम्स दे रही थी उन दिनों। अपने पेरेंट्स और एक बड़े भाई के साथ भवानीपुर के आनंद अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर पर रहती थी। आनंद अपार्टमेंट्स, वो ही बिल्डिंग जहां धनंजय गार्ड था? हाँ, वही बिल्डिंग। और ये लोग 1987 में ही उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मतलब क्राइम के वक्त तक करीब 3 साल हो गए थे उन्हें वहां रहते हुए। और धनंजय भी लगभग 3 साल से उसी बिल्डिंग में गार्ड था। तो अनजान नहीं थे वो लोग एक दूसरे से? रोज का देखना आना जाना रहा होगा? बिल्कुल। ये फैमिलियरिटी वाली बात केस को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। और इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसका जिक्र करना जरूरी है। क्या? हिताल ने अपनी माँ से पहले शिकायत की थी धनंजय के बारे में। अच्छा, किस तरह की शिकायत? कि वो उसे छेड़ता है, रिपीटेड टीजिंग, अनवांटेड एडवांसेस, बेसिकली हरासमेंट कर रहा था। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा था। हिताल की माँ ने इसकी एक प्रॉपर रिटन कंप्लेंट भी की थी उसकी सिक्योरिटी एजेंसी को। MS सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो नाम था एजेंसी का। ब्रिटन कंप्लेंट? तो एक्शन हुआ उस पर? हाँ, एक्शन हुआ। उस कंप्लेंट के बेसिस पर एजेंसी ने धनंजय का ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया था। उसे किसी दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफर किया जा रहा था। तो ये क्राइम से पहले ही एक हिस्ट्री थी वहां, एक टेंशन थी। ये तो बहुत क्रूशियल पॉइंट है। बहुत क्रूशियल। ये प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये कंप्लेंट, ये ट्रांसफर ऑर्डर, ये सब बाद में मोटिव की थ्योरी में यूज हुआ। अब आते हैं उस दिन पर, 5 मार्च 1990, क्राइम का दिन। क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था उस दिन का? धनंजय की सुबह की शिफ्ट थी, 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। हेतल सुबह अपने आईसीएसई एग्जाम के लिए निकली करीब 7:30 बजे। एग्जाम देकर दोपहर में घर वापस आ गई। और घर पर कौन था उस वक्त? दोपहर में घर पर सिर्फ हेतल और उसकी माँ थी। भाई और पिता बाहर थे।
कुछ देर बाद हेतल की माँ मिसेस परेख पास के ही एक मंदिर गई थी। रोज का रूटीन था उनका शायद। नॉर्मल सा दिन लग रहा है अभी तक। फिर क्या हुआ? आज नहीं। ओह गॉड। एक माँ के लिए कितना स्केरी होगा। बिल्कुल। वो घबरा गईं। उन्होंने आसपास के फ्लैट्स के सर्वेंट्स को बुलाया, मदद मांगी। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया। और अंदर? अंदर का सीन भयानक था। हीतल लिविंग रूम और पेरेंट्स के बेडरूम को जोड़ने वाला जो पैसेज या दरवाजा था, उसके पास जमीन पर पड़ी थी, डेड। उसके चेहरे पर, फर्श पर, सब जगह खून था। ओह माय गॉड, ये सुन के ही। हाँ, बहुत डिस्टर्बिंग था। उन्होंने फौरन 2 लोकल डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने आके चेक किया और उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ये खबर बिल्डिंग में फैली, पुलिस आई। एक चीज नोटिस की गई। क्या? धनंजय चैटर्जी गायब था। गायब मतलब ड्यूटी पर था पर वहां नहीं था? हाँ, 2 बजे तक उसकी ड्यूटी थी। इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही होगा। लेकिन जब ये सब शोर हुआ, पुलिस आई, तो धनंजय वहां से निकल चुका था, वैनिश्ड। तो पुलिस का शक तो सीधा उसी पर गया होगा, कंप्लेंट हिस्ट्री, और अब गायब हो गया। नेचुरली पहला सस्पेक्ट वही बना। केस की इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने संभाली। अब उनका सबसे पहला काम था धनंजय को ढूंढना। कहाँ गया था वो? वो अपने गांव भाग गया था, कुल्लूदी। पुलिस ने टीम्स भेजी, उसकी तलाश शुरू हुई। कितने टाइम बाद पकड़ा गया? 2 महीने लग गए। काफी टाइम तक वो बच रहा था। फाइनली 12 मई 1990 की सुबह पुलिस ने उसे उसके गांव से कुल्लूदी से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या एविडेंस कलेक्ट किया? अरेस्ट के बाद पुलिस ने क्लेम किया कि उन्होंने धनंजय से कुछ चीजें रिकवर की हैं। जी? एक कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच, जिसके बारे में कहा गया कि ये हेतल की थी और क्राइम सीन से चुराई गई थी। और एक शर्ट जिसका एक बटन टूटा हुआ था या मिसिंग था। पुलिस ने कहा कि बिल्कुल वैसा ही एक बटन उन्हें क्राइम सीन पर हेतल की बॉडी के पास मिला था। घड़ी और बटन, ये कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे? देखो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। इन्हीं के बेसिस पर पुलिस ने चार्जेस लगाए। रेप का चार्ज IPC 376, मर्डर का IPC 302 और घर से चोरी का IPC 380। चार्जशीट फाइल हो गई। अब केस कोर्ट में पहुंचा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी ना कि कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं था। हाँ, अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने धनंजय को क्राइम करते हुए देखा हो। पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था। मतलब अलग-अलग कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने एक कहानी बनाई थी। और ऐसी कहानियों में हमेशा डाउट की गुंजाइश रहती है। हमेशा यहीं से सारे कंट्रोवर्सी शुरू होते हैं। ट्रायल शुरू हुआ अलीपुर के एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन ने अपनी कड़ियां पेश की। धनंजय का पॉसिबल मोटिव, कंप्लेंट का बदला, उसका क्राइम के बाद गायब हो जाना, वो घड़ी की रिकवरी, शर्ट का बटन मिलना, ये सब। डिफेंस ने क्या कहा? डिफेंस ने इन सब पर सवाल उठाए होंगे, लेकिन लगता है सेशंस कोर्ट प्रोसिक्यूशन की थ्योरी से कन्विंस हो गई। धनंजय को सभी आरोपों में गिल्टी माना गया। और सजा? सजाए मौत, डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस? सीधा फर्स्ट कोर्ट में ही। हाँ। फिर मामला अपील में गया, कैलकाटा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने भी नीचे की कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, कन्विक्शन भी कंफर्म किया और डेथ सेंटेंस भी। फिर सुप्रीम कोर्ट? हाँ, आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी। मामला वहां गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील रिजेक्ट कर दी। तीनों कोर्ट्स का डिसीजन सेम था, गिल्टी, डेथ पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना था, है ना? ये क्या बेसिस था? हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन बचन सिंह केस से एस्टैब्लिश हुई थी। इसके मुताबिक डेथ पेनल्टी सिर्फ बेहद एक्सेप्शनल यानी अति दुर्लभ मामलों में ही देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इस कैटेगरी में रखा। क्यों? क्या रीजंस दिए? उनके रीजंस थे, पहला, क्राइम का नेचर, रेप और मर्डर एक 18 साल की लड़की का, इसे एक्सट्रीमली हेनस, घिनौना माना गया। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, धनंजय का रोल। वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। हाँ, उसकी ड्यूटी थी प्रोटेक्ट करना। एग्जैक्टली। उसकी जिम्मेदारी थी बिल्डिंग के लोगों की सेफ्टी, जिसमें हेतल भी शामिल थी। उसने उस ट्रस्ट को तोड़ा। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अपनी पोजीशन का मिसयूज करके क्राइम करना, इसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर माना, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कोर्ट्स का फैसला तो आ गया, लेकिन धनंजय, उसका क्या स्टैंड था पूरे टाइम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धनंजय ने शुरू से आखिर तक, ट्रायल में, अपील्स में और यहां तक कि फांसी से कुछ देर पहले तक सिर्फ एक ही बात कही, मैं निर्दोष हूं, आई मीन इनोसेंट। उसने हमेशा कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसका रेप, मर्डर या उस घड़ी की चोरी से कोई लेना देना नहीं है। आखिरी दम तक इनोसेंस क्लेम करना, ये बात केस को और कॉम्प्लेक्स बना देती है।
अगर वो सच बोल रहा था तो? यही सवाल था जिसने बाद में कई लोगों को झंझोड़ दिया। कुछ एकेडमिक्स जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के प्रोफेसर्स देवाशीष सिंह गुप्ता, प्रोबल चौधरी और परमेश गोस्वामी और कुछ लॉयर्स ने इस पूरे केस पर, इसकी इन्वेस्टिगेशन पर, इसके जजमेंट पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने केस फाइल्स को दोबारा स्टडी किया, एविडेंस को बारीकी से देखा और उन्होंने मिलकर एक किताब भी लिखी बंगाली में, अदालत, मीडिया, समाज एवं धनंजय फांसी, कोर्ट, मीडिया, सोसाइटी एंड द हैंगिंग ऑफ धनंजय। इस किताब में उन्होंने पूरे केस की धज्जियां उड़ा दी। बेसिकली उन्होंने कहा कि यह केस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। ओह, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस? इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट? क्या ग्राउंड्स थे उनके? उनके पास काफी सॉलिड ग्राउंड्स थे जो उन्होंने अपनी रिसर्च में हाईलाइट किए। सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट, फॉरेंसिक एविडेंस का मिसहैंडलिंग, शॉकिंग मिसहैंडलिंग। जैसे हमने पहले बात की, विक्टिम के अंडरगारमेंट्स और प्यूबिक हेयर पर सीमेन के स्टेन्स मिले थे, ये तो पता था, लेकिन किसी ने ये टेस्ट ही नहीं किया कि वो सीमेन धनंजय का है या नहीं। व्हाट? टेस्ट नहीं किया? डीएनए टेस्ट? उस टाइम शायद डीएनए टेस्टिंग आज जितनी रूटीन नहीं थी, पर फिर भी ये टेस्ट करना पॉसिबल था। ये क्रूशियल टेस्ट जो उसे डायरेक्टली लिंक या एक्सक्लूड कर सकता था, वो किया ही नहीं गया। ये कैसे हो सकता है एक मर्डर और रेप केस में? ये तो अनबिलीवेबल है। मतलब सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ मिस कर दिया या इग्नोर कर दिया। इससे बड़ा लूप होल क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट था मेडिकल एविडेंस में एम्बिग्विटी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन उसने डेफिनेटली रेप कंफर्म नहीं किया था और विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स पर कोई एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स भी नहीं मिले थे। तो इसका क्या मतलब निकाला क्रिटिक्स ने? इस बेसिस पर क्रिटिक्स ने यह सवाल उठाया कि क्या यह पॉसिबल है कि एनकाउंटर कंसेंशुअल था। ऑफ कोर्स ये एक हाईली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन है जो सिर्फ लैक ऑफ इंजरी मार्क्स पर बेस थी, लेकिन यह सवाल उठा। और क्राइम सीन का क्या? वो भी डिस्टर्ब हुआ था सुना है। हाँ, तीसरा पॉइंट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में भी गड़बड़ थी। जब मां ने हेतल को पहली बार देखा तो नेचुरली घबराहट में उन्होंने उसे उठाने की, हिलाने की कोशिश की होगी। फिर जब रियलाइज हुआ कि वो डेड है तो वापस वैसे ही लेटा दिया। इस चक्कर में इंपॉर्टेंट ट्रेस एविडेंस जैसे हेयर, फाइबर, फिंगरप्रिंट्स, वो सब कंटामिनेट या डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। क्राइम सीन को प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया शुरू में। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल होता है इन्वेस्टिगेशन का, सीन को सिक्योर करना। अगर वो नहीं हुआ तो, और वो रिकवरी वाली बात, घड़ी और बटन। चौथा पॉइंट वही था, संदिग्ध बरामदगी यानी सस्पिशियस रिकवरी। पुलिस ने जो सीजर लिस्ट बनाई थी कि धनंजय से ये सामान मिला, उस पर गवाह के तौर पर एक लोकल चाय वाले के साइन थे, लेकिन वो चाय वाला कभी कोर्ट में विटनेस बनकर आएगा नहीं। आया ही नहीं तो उसके साइन की क्या वैल्यू रह गई? सही बात है। और जो चीजें रिकवर हुई बताई गई, वो घड़ी या एक हार का भी जिक्र आता है कुछ जगह, उनके ओरिजिन को ठीक से वेरीफाई नहीं किया गया। पुलिस ने कह दिया हेटल की है और मान लिया गया। क्या वो सच में उसकी थी? क्या धनंजय ने ही चुराई थी? इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन तो काफी कमजोर लग रही है इन पॉइंट्स को सुनकर। और कुछ, पांचवा पॉइंट, मर्डर वेपन कभी मिला ही नहीं। हत्या का हथियार? वो मिला ही नहीं। नहीं, हत्या हुई थी ये तो क्लियर था मेडिकल एविडेंस से, लेकिन किस चीज से? चाकू, कोई भारी ऑब्जेक्ट, स्ट्रैंगुलेशन? वेपन क्या था वो कभी रिकवर नहीं हुआ। और अजीब बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने इस पर ज्यादा सवाल भी नहीं उठाए। एक मर्डर केस में वेपन का ना मिलना, ये भी तो एक बहुत बड़ा गैप है। माय गुडनेस, फोरेंसिक टेस्ट नहीं, क्राइम सीन डिस्टर्ब्ड, रिकवरी सस्पिशियस, वेपन गायब, इतने सारे डाउट्स। हाँ, और इन सब के साथ एक और एंगल जोड़ा गया उन क्रिटिक्स द्वारा, सोशियो इकोनॉमिक एंगल। मतलब क्या धनंजय के एक गरीब, कमजोर बैकग्राउंड का, एक सिक्योरिटी गार्ड होने का उसके केस पर फर्क पड़ा? क्या उसे उतना अच्छा लीगल डिफेंस मिल पाया जितना शायद कोई अमीर या इन्फ्लुएंशियल आदमी अफोर्ड कर पाता? क्या सिस्टम के लिए वो एक इजी स्केपगोट था? ये भी एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और साथ ही मीडिया ट्रायल का रोल। ये क्राइम इतना सेंसेशनल था कि मीडिया ने शुरू से ही धनंजय को मॉन्स्टर की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था। इससे पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली उसके खिलाफ हो गया। हो सकता है इसका असर कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस पर भी पड़ा हो। उस किताब में ये सब आर्ग्यूमेंट्स डिटेल में दिए गए थे। इतने सारे सवालों और इन आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद उसकी फांसी की तरफ गाड़ी कैसे बढ़ी?
मर्सी प्ली फाइल हुई थी ना प्रेसिडेंट के पास, उसका क्या हुआ? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल रिजेक्शन के बाद फांसी की डेट फिक्स हुई थी 25 जून 2004। लेकिन धनंजय के परिवार ने, जो उसकी बेगुनाही पर पूरा यकीन रखते थे, हार नहीं मानी। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उस वक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके पास मर्सी प्ली यानी दया याचिका फाइल की। तो मर्सी प्ली से फांसी रुक गई होगी, हाँ? टेम्पररी रुक गई। जब तक प्रेसिडेंट मर्सी प्ली पर डिसीजन नहीं लेते तब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो 25 जून को फांसी नहीं हुई। एक उम्मीद जगी थी उसके लिए। लेकिन फिर माहौल अजीब हो गया था, सुना है। कुछ कैंपेन वगैरह शुरू हो गए थे। बहुत अजीब। एक तरफ धनंजय की फैमिली और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स थे जो फांसी रुकवाने के लिए, केस के डाउट्स को सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में एक कैंपेन शुरू हो गया धनंजय को जल्द से जल्द फांसी दिलाने के लिए। फांसी दिलाने के लिए कैंपेन कौन कर रहा था ये? और ये सबसे सरप्राइजिंग बात थी, इस कैंपेन को लीड कर रही थी वेस्ट बंगाल के तब के चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की वाइफ मीरा भट्टाचार्य। वो पब्लिकली रैलीज में जा रही थी, साइन ले रही थी, फांसी की मांग कर रही थी। CM की वाइफ, ये तो स्टेट प्रेशर जैसा लगता है। एक तरफ ह्यूमन राइट्स वाले, दूसरी तरफ स्टेट की फर्स्ट लेडी फांसी मांग रही है। कमाल का पॉलिटिकल ड्रामा था ये तो। हाँ, इसने मामले को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया था। पब्लिक ओपिनियन भी बहुत डिवाइडेड था, लेकिन फांसी के सपोर्ट में आवाज ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी, शायद मीडिया कवरेज और इस कैंपेन की वजह से। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का सिंपल आर्ग्यूमेंट था कि जब केस में इतने डाउट्स हैं तो डेथ पेनल्टी देना, जो कि इर्रिवर्सिबल है, वो गलत है। लेकिन उनकी आवाज कमजोर पड़ गई। तो आखिर में प्रेसिडेंट कलाम ने क्या डिसाइड किया मर्सी प्ली पर? आखिरकार काफी डिले के बाद 4 अगस्त 2004 को प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने धनंजय चैटर्जी की दया याचिका को खारिज कर दिया। मर्सी प्ली वाज रिजेक्टेड। ओह, तो अब फांसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। बिल्कुल, अब कोई रुकावट नहीं थी। फिर वेस्ट बंगाल के जेल मिनिस्टर विश्वनाथ चौधरी के ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उसमें फांसी की नई डेट और टाइम फिक्स किया गया। और वो डेट थी 14 अगस्त 2004 सुबह 4:30 बजे। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, 14 अगस्त धनंजय का 39th बर्थडे था। उसके बर्थडे पर ही फांसी। ये डिलिबरेटली किया गया था या सिर्फ कोइंसिडेंस था? कितना क्रूअल लगता है ये। ये कहना मुश्किल है। ऑफिशियल लाइन यही होगी कि ये प्रोसीजरल था, पर हाँ, इस टाइमिंग ने पूरे इवेंट को और ज्यादा ड्रामेटिक और कुछ लोगों के लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया। सिंबॉलिक भी लगा कई लोगों को, पर बहुत ही नेगेटिव वे में। तो 14 अगस्त की सुबह उसे फांसी दे दी गई अलीपुर जेल में। हाँ, सूरज निकलने से पहले 4:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। 21st सेंचुरी इंडिया की पहली जुडिशियल एग्जीक्यूशन पूरी हुई। वेस्ट बंगाल में 13 साल बाद कोई फांसी हुई। उसके परिवार ने क्या किया? उन्होंने बॉडी ली? नहीं, उसके परिवार ने, उसके पिता ने, उसकी पत्नी ने, उन्होंने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। शायद ये उनका प्रोटेस्ट था, या वो इतने टूट चुके थे। वो आखिर तक मानते रहे कि वो बेगुनाह है। फिर जेल अथॉरिटीज ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये बहुत सैड है। और वो जो पॉइंट था कि 14 साल जेल में रखने के बाद फांसी देना, इस पर भी तो सवाल उठे थे ना? हाँ, बिल्कुल। कई लोगों ने कहा कि 1990 में अरेस्ट हुआ, 2004 में फांसी हुई। 14 साल उसने जेल में गुजारे, डेथ रो पर, हर दिन मौत के साए में। क्या ये 14 साल की कैद अपने आप में एक सजा नहीं थी? क्या इतने लंबे डिले के बाद एग्जीक्यूशन करना मॉरली सही है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एथिकल डिबेट है इस केस से जुड़ा हुआ। सही में। तो आज इतने साल बाद भी धनंजय चैटर्जी का केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जैसा ही है। एक तरफ कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का टैग है, और दूसरी तरफ इतनी सारे लूप होल्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, फोरेंसिक गैप्स, और उसका आखिरी दम तक मैं निर्दोष हूं कहना। बिल्कुल। बहस आज भी जारी है। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट थे? क्या इन्वेस्टिगेशन फेयर थी? क्या सोशल स्टेटस का रोल था? क्या ये सच में रेयरेस्ट ऑफ रेयर था, या सिस्टम की एक बड़ी भूल थी? ये केस एक लेसन की तरह है ना, एक कॉशनरी टेल। स्पेशली कैपिटल पनिशमेंट के केसेस में कितनी ज्यादा केयर, कितनी प्रिसीजन चाहिए होती है। बहुत ज्यादा। ये केस बार बार याद दिलाता है कि जब आप किसी की जिंदगी लेने का फैसला कर रहे हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फोरेंसिक साइंस, DNA टेस्टिंग, इन सब का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, क्योंकि फांसी एक ऐसी सजा है जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर कल को कोई नया प्रूफ मिल गया तो कुछ नहीं हो सकता फिर। इस केस पर फिल्म भी बनी थी, राइट? 2017 में धनंजय। हाँ, बंगाली फिल्म थी, अरिंदम सिल ने डायरेक्ट की थी।
अनिर्बन भट्टाचार्य ने धनंजय का रोल किया था, मिमी चक्रवर्ती भी थी, और वो फिल्म लार्जली उन्हीं आईएसआई प्रोफेसर्स की किताब पर बेस्ड थी जो कन्विक्शन पर सवाल उठा रही थी। तो उसने कंट्रोवर्सी को फिर से जगा दिया होगा ना? हाँ, काफी डिस्कशन हुआ था उस टाइम। इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट्स ऐसी थी कि धनंजय के परिवार ने पहले तो फिल्म को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया। शायद उन्हें लगा कि उनकी कहानी को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। जिसकी कन्विक्शन पर आज भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक ऐसा केस जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जस्टिस सिस्टम हमेशा सही होता है? क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड डेथ पेनल्टी हमेशा 100% करेक्ट होती है? सच्चाई की कितनी परतें हो सकती हैं? और कभी-कभी पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ही ना आए। जो सवाल इस केस में अनआंसर्ड रह गए, वो शायद हमेशा रहेंगे। एक ऐसी दास्तान जिसका एंड तो लिखा गया, पर रहस्य शायद कभी सॉल्व ना हो। और सबसे डिस्टर्बिंग ख्याल तो ये है कि अगर धनंजय सच में बेगुनाह था, तो असली कातिल कौन था और कहाँ है? सच में ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक अनआंसर्ड क्वेश्चन जो हवा में लटका हुआ है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.